जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल जो मैंने वीडियो डाला था हमारे एक सूबेदार साहब का, और उनको उन्हीं के यूनिट के एक मेजर साहब ने मारा था, वो पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ। आगे की उनकी अपडेट क्या है तो आपको बता देता हूँ कि आज उनको एमएस से छुट्टी दे दिया गया है। अब यूनिट में जाने के बाद उनके सीओ साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि भाई वो इंसाफ करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक अभी तक उस मेजर साहब के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेजर साहब को 2 दिन की छुट्टी पे कर दिया गया है। जो भी हमारे पास इनपुट हैं, और उधर जयशो साहब की जो फैमिली है वो वहाँ आज का नाम ले रहे थे, शायद वो पहुँच गए या नहीं पहुँचे, अभी तक मेरे पास उनकी कोई अपडेट आई नहीं है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अब इस कहानी में आगे क्या होगा उसको तय करेंगे वो खुद जयशो साहब, कि उनको क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले बता देता हूं कि ऐसे केस में जहां मारपीट का कोई मामला आता है, मैन हैंडलिंग पर चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, आर्मी एक्ट में साफ प्रावधान है कि उस व्यक्ति को घर भेजा जा सकता है, और उसका प्रमोशन ठप किया जा सकता है। अगर रैंक की सर्विस पूरी है तो घर भेज सकते हैं, विदाउट बेनिफिट भी घर भेजा जा सकता है मैन हैंडलिंग में। इसलिए कई बार मैं हमारे एनसीओ जैसीओ को भी बोलता रहता हूँ कि किसी के साथ मारपीट मत करो। आर्मी आर्डर में कहीं भी किसी के साथ मारपीट का प्रावधान नहीं है। अब इस केस में जब इस तरह की घटना कहीं सेना में होती है और वो व्यक्ति एमएच चला जाता है, तो एमएच के जो कायदे कानून है उसके हिसाब से उसकी एमएलआर रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी। केस हिस्ट्री हालांकि एमएच ने बना दिया है, वहाँ से भी हमारे पास इनपुट आया है, और उन्होंने साहब का एक हेड इंजरी लिखा है, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास अभी स्पष्ट नहीं पहुंची है कि हेड इंजरी कितनी दिखाई गई है, क्योंकि एमएलआर के हिसाब से ही अगर आगे केस बढ़ता है। 2 तरीके हैं इस केस के। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, मारपीट करने वाला चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अगर कोई व्यक्ति एमएच में पहुंच गया तो वहाँ अगर एमएलआर कटती है तो इंडिविजुअल से इस बात का, इंडिविजुअल या उसके परिवार अगर चाहता है तो एमएलआर कटते ही तुरंत एमएच का काम है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना, और वहाँ पुलिस भी आती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल नहीं चाहता या इंडिविजुअल उस चीज़ को अपने सीनियर के कहने पर या किसी भी आधार पर वो चाहता है कि नहीं जी मैं ये नहीं चाहता, तो फिर सिविल पुलिस का रोल उसमें से हट जाता है। याद रखना कि एक बार आपने यहाँ अगर मना कर दिया तो आगे फिर अगर आप जाना चाहो, हालांकि नियम है, एमएलआर कट गया, सीओ साहब ने कहा कि ठीक है जी मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, लेकिन वो व्यक्ति जो चाहता है, संतुष्ट नहीं है उस पनिशमेंट से, तो वो आदमी दोबारा पुलिस में एफआईआर कर सकता है या कोर्ट में जा सकता है। लेकिन उस समय पुलिस आपको यही कहेगी कि भाई आपने उस समय इस बात का जिक्र, मतलब उस समय आपने मना किया, अब हम क्या करें, क्योंकि फिर पुलिस के पास टेलीफोन का कनेक्शन हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले ही आपको याद है मैंने एक केस डाला था जिसमें एक जवान के साथ एक हवलदार जी जो कि सीएचएम थे, जेसीओ बनने वाले थे, उन्होंने मारपीट की थी। और मारपीट भी इस तरह की पहले बाहर मारा, फिर उसको अंदर ले जाके और 2 एनसीओ ने उसके दोनों हाथ पकड़े, एक ने दोनों पैर पकड़ा, और फिर तीसरे ने उसको मारा। वो बंदा एमएच गया,
एमएच में गया तो उसको बताया गया भाई यूनिट का मामला है, देख ले फलाना ढिगड़ा। हालांकि वो केस मेरे पास भी आया था, मैंने बंदे से पूरी केस हिस्ट्री देखी सुनी, और मैंने भी उसको ये कहा कि भाई देखो मारने वाले हैं और आप क्या चाहते हो कि उनको, क्योंकि उनकी सर्विस पूरी है, उसी समय जबरन रिटायर कर दिया जाए या वो माफ़ी मांगे। इंडिविजुअल के ऊपर होता है सारी चीज़ें। तो इंडिविजुअल से मैंने पूछा था और मैंने यही कहा कि भाई आपकी मर्जी, आप उनको अगर वो सबके सामने मारने की हिम्मत रखते हैं तो सबके सामने माफ़ी मांगे, तो आप माफ़ करो नहीं करो ये आपका काम है। पुलिस में आप क्या चाहते हो? तो उसने उस समय सीओ साहब के कहने से और लोगों के कहने से हमने भी सलाह दी, तो वो बंदे ने उस समय पुलिस को मना कर दिया कि सर ठीक है मैं केस नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद वो यूनिट में आया, वो दूसरे एनसीओ को छुट्टी भेज दिया गया, उनको इधर उधर भेज दिया गया कि जी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। नियम के अनुसार इस तरह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दूसरी यूनिट के अधिकारी डिटेल होते हैं, और जिस रैंक के लोग शामिल हैं, जैसे उसमें एक सिपाही और हवलदार तक का मामला था, तो मेजर या कर्नल रैंक का अधिकारी डिटेल होगा। लेकिन यहाँ मारने वाला एक मेजर साहब है, तो कम से कम ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी को इसमें डिटेल करना चाहिए, वो भी दूसरी यूनिट से। और ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति को इसी रैंक में रिटायर करना चाहिए, क्योंकि वो मामला तो वहीं तक था कि ठीक है वो हवलदार हैं और साल 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे, वो कोई लंबा टर्नओवर लेकर नहीं चलेंगे, ना ही फौज के लिए कोई इतना बड़ा नुकसानदेही है। लेकिन इधर ये मेजर साहब हैं। आज अगर मेजर साहब इस उम्र में, जबकि सामने वाला उनकी बाप के उम्र का है, कंधे पर 2 स्टार लगाए हुए उनकी बाप के उम्र के व्यक्ति को, जिसको अगले साल रिटायर होना है, ये उनको मार सकते हैं, उनका सिर फाड़ सकते हैं, तो कल ना ये लेफ्टिनेंट कर्नल या सीओ बनेंगे, तो इनकी आगे की हालात क्या होगी? ये तो जवानों को बख्शेंगे ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप भी, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत से लोगों के कॉल भी आ रहे हैं कि भैया ये होना चाहिए था, ये होना, वो होना चाहिए था। तो देखो, आप हमारे पास कॉल करते हुए कमेंट्स करते हैं, हम सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों का सिर्फ एंगल ये होता है कि साहब जेसीओ साहब ने ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। परिस्थिति में उस समय क्या करना चाहिए था, क्या हुआ, वो बीत चुका है। अब भविष्य में क्या होना चाहिए, आप उसके ऊपर विचार करें। तो हमारे विचार से ऐसे व्यक्ति को यहीं के यहीं इसका रैंक ठप करके, अगर सर्विस कंप्लीट है तो इनको घर भेजना चाहिए। एक को घर भेजेंगे तो 10 व्यक्ति सुधरेंगे। आर्मी का जो डिसिप्लिन है ना, मोटो, कुछ लोगों का यहाँ बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई मामूली मारपीट है, और जैसे एक साहब ने हमारे को बताया कि बातों बातों में क्या ऐसे नॉर्मल, अरे नॉर्मल अगर सामने कोई सिपाही होता, उसको भी अगर नॉर्मल मार दिया होता तो चलो ये भी होता है कि सिपाही था, पता नहीं कौन सी गलती होगी, मार दी। एक सामने एक जेसीओ साहब, और जेसीओ साहब की गलती क्या थी भाई? फायरिंग रेंज में लंच हुआ, लंच में बाकी जवान भी रोटी खा रहे हैं, जेसीओ साहब को बाकियों का भी देखना है। उधर मेजर साहब के लिए टेबल लगा दी, 2 जवान डिटेल कर दिए, खाना लगा दिया। तो बस इसी बात का एक हो कि वो बैठा कि जेसीओ यहाँ क्यों नहीं खड़ा है, बुलाओ उसको। और जब वो आए तो बोले साहब आप यहाँ क्यों नहीं खड़े थे? बोले साहब मेरे को बाकी जवानों का भी एडम देखना है। बोला नहीं, जवान से मतलब नहीं, 2 जवान डिटेल हो गए, आप यहाँ खड़े हो और आप मेरे को खाना खिलाओगे। तो साहब ने इतना बोल दिया कि साहब ये मेरी ड्यूटी नहीं है। इस बात पे ये बोलना है कि तेरे चूतर पे लात मारूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तो साहब ने भी उनकी भी रिस्पेक्ट है। वो सीनियर जेसीओ की ड्यूटी कर रहे हैं कंपनी के सामने, उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है साहब आप मार के दिखाओ। और उस बात पे उनको जिप्सी में बैठा कर वहाँ ले जाना, उनको वो मेजर साहब, उनके बाद में उनका ड्राइवर, और वो ले जाते हैं और फिर यूनिट के करीब ले जाकर गाड़ी, उसको बोलते हैं कि तू गाड़ी ले जा, हम बात करते हुए आ रहे हैं। और फिर उनके साथ ये बॉक्सिंग या लात वगैरह मारना, तो कल तो पता नहीं ये क्या कर देंगे। आज सिर्फ इसी पावर में अगर इस तरह का ये ड्रामा कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये मरवा देंगे लोगों को। यहाँ कोई हादसा हो जाता तो ये कह देते कि जेसीओ साहब ने घरेलू समस्या से तंग आकर ऐसा कर लिया।
हो जाता उनका परिवार का तो सारा वो। ऐसा क्यों किया गया? बहुत से लोग इसमें कह रहे हैं कि जेशो साहब को नहीं जाना चाहिए था, ऐसी समझदारी दिखानी चाहिए थी कि अकेला पता नहीं क्या कर देगा। अरे साहब को ये थोड़ी पता था कि ये इस स्तर तक ऐसा कर देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैन हैंडलिंग किसी भी तरह सेना में इसका कोई कॉलम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठीक है जवान होता तो जवान होता, और वहाँ अगर कोई अधिकारी बोलते ना मारने वाली बात आती है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले के अधिकारी जैसे स्टिक भी मार देते थे, वो मारते थे तो वो उस समय मारते थे जब किसी का बहुत बड़ा अपराध हो और उसकी नौकरी जा रही हो या उसको बड़ी कोई पनिशमेंट मिल रही हो, तब अगर वो उसको कहीं थोड़ा सा, वो भी जवान लेवल तक, कि ठीक है जी उसको थोड़ा बहुत डांट फटकार दिया, मार दिया और उसको पनिशमेंट नहीं दी, उसको बोलते हैं कि पीठ पे नहीं, भाई पेट पे लात नहीं मारी, पीठ पे मारकर उसको बचा दिया। वो भी उसको लिए होता है जो सामने अगर कोई सिपाही हो। हालांकि सिपाही को भी मारना या मैन हैंडलिंग करना किसी सीओ ब्रिगेडियर जनरल के हाथ में उसमें भी नहीं है। कानून का अगर कोई दुरुपयोग करता है, सबसे बड़ा केस इस समय हरियाणा का आपने देखा होगा, 14-15 बड़े बड़े अधिकारी जिसमें डीजी तक शामिल हैं। डीजी, एसपी, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे थे उन सब के नाम एफआईआर हो रही है। डीजी को हटाया जा रहा है, एसपी की नौकरी जेल जाने की नौबत आ रही है। क्यों? क्योंकि जो बंदे ने, जिसने सुना होगा ना वो आईजी वाला केस, उनकी मैडम भी आईएएस है, सबको खींच दिया उसने। और कानून कहीं भी नहीं कहता आप किसी भी पद पर बैठे हो कि आप ये करोगे। मैं फिर कहता हूँ, ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें चलती थी तो चलती वहीं तक हैं कि सामने चलो ठीक है कोई नया रिक्रूट था और आपने कर दिया, लेकिन आप तो अपने से बड़े बाप की उम्र को मार रहे हो और फिर भी आपको कोई वो नहीं है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं है, ना ही सीओ साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि भाई यही करेंगे, आज ही करेंगे, आप यहाँ आ जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी स्टैंड लेना है वो जेशो साहब ने लेना है, उनके परिवार ने लेना है। वो क्या स्टैंड लेते हैं, आज वो यूनिट में गए हैं, उनकी मैडम भी है, उनका जो भी आगे का अपडेट आता है मैं दे दूंगा। लेकिन किसी भी हालत में अगर ये चीज़ें सार्वजनिक नहीं हुई कि उनको क्या पनिशमेंट दिया गया, किस स्तर का पनिशमेंट दिया गया और वो साहब संतुष्ट है या नहीं है। हमें वो जो इंडिविजुअल साहब है ना, मैंने कई बार कहा है कि भाई हमें ये मतलब नहीं कि वो नत्था सिंह है, जत्था सिंह है, वो आर्मी के सूबेदार हैं, 2 स्टार जेसीओज हैं। हमारा ये समझो कि लास्ट रैंक है, उसके बाद एसएम या ऑनरी मिलती है। आप उसको मार रहे हो तो कल आगे आने वाले समय में जवान, नायक, हवलदार का क्या हाल करेंगे ये जैसे जैसे प्रमोशन लेंगे। अगर इनको फील हुआ है तो सबके सामने ओपनली माफ़ी भी मांगे और जाए, जिनको ऐसी कोई पनिशमेंट दी जाए जिसके लिए आगे संदेश जाए, आगे जो इस तरह के दादागिरी करने वाले लोगों को सबक मिले। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे केसों में, मैंने बताया एक महाराष्ट्र का जवान विष्णु, उसका मैंने उदाहरण भी दिया कि वो एक मेजर साहब का सहायक था, उसका सब काम बेचारा, उसका बूट पॉलिश तक किया, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन उसका अपना अंडरवियर निकाल के दे दिया कि धो, उसने मना कर दिया। उसका वीडियो भी मेरे पास पड़ा है, बहुत पुराना, उस चैनल में भी है। उसने मना कर दिया तो उसको इतनी खुंदक कि तूने कैसे मना कर दिया। हालांकि उस जवान को उसने पकड़ने लगा तो वहाँ से भाग के सीओ को रिपोर्ट की, उसमें सीओ साहब ने उसको डांटा भी और उसको वहाँ से हटा भी दिया, मेजर साहब को भी डांटा। अगर डांटने की जगह उस मेजर साहब का उसी समय अच्छे से कोई पनिशमेंट देती तो दोबारा वो हरकत नहीं करता, लेकिन उसको नॉर्मल पनिशमेंट करके छोड़ दिया। उसके बाद में अर्जुन लग गए और उसको बोला ठीक है सहायक नहीं जाएगा, तो उसको रनर लगा दिया। हालांकि उस समय मैंने वो वीडियो बनाया था उसका कि उसको रनर लगाया और मेजर साहब ऐसे सिगरेट पीकर उसके मुंह पर धुआं मारता था, बोले तूने क्या उखाड़ लिया मेरा, आज भी तू मेरा नौकर ही है, मेरे आगे खड़ा है। और ऐसे उसके धुआं मारते थे। वो बेचारा ठीक है सिपाही था, सहता गया, लेकिन उसके साथ साथ धुआं मारने के साथ उसको माँ बहन की गालियाँ देता था, माँ बहन की गालियाँ देता था, वो भी बर्दाश्त करता गया। लेकिन एक दिन उठा के उसको
ऐसे धक्का मारना, थप्पड़ मारना, तो उसने जिस दिन उसका हाथ पकड़ लिया और उसने धक्का मार दिया तो उसको 4 गवाह बनाए कि साहब ये देखो इसने तो ऐसे कर दिया, और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी। उस जवान ने मेरे को बताया, उसके वीडियो पढ़े मैंने, वो वीडियो बिना नाम लिए डाले थे, और 1 साल तक वो मामला रफा दफा हो गया। उस समय भी मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को ठीक से पनिशमेंट दे दो, क्योंकि वहाँ भैया आप पढ़ लिख कर गए हो, एनडीए फाइट करके गए हो, तो आप उसकी तनख्वाह ले रहे हो, उसकी फैसिलिटी ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई सिपाही मार गया तो आपका गुलाम है, आपका नौकर है। लेकिन ये तो नौकर ही समझते हैं, और फिर ऊपर वाला इनका पक्ष भी लेता है, और वहाँ वो मामला दब गया। लेकिन फिर धीरे धीरे 1 साल बाद पता नहीं उसमें किस केस में ऐसे उसको झूठा मोटा फंसाया, और बोला भाई इसकी इंक्वायरी ऊपर गई थी, रुक गई थी, और फिर उस बेचारे को साइन करवा ली कि तेरा कुछ नहीं होगा, तू ये कर दे वो कर दे। और उस समय उसने हमारे को नहीं बताया, किसी दूसरे को, पता नहीं, बोला रविंद्र फौजी से बात नहीं करना, मेरे को तो उसने बताया नहीं। और जब दूसरे किसी वकील के थ्रू भी वो काम करता रहा, और 1.5 साल बाद पता चला, जब उसको निकाल दिया, तब उसने क्या सर मेरे को तो निकाल दिया। मैंने बोला भाई बीच में बताया क्यों नहीं, हमारे पास तो तेरे वीडियो और सारी चीज़ थी, हम हाईलाइट करते उनको और इनसे जवाब मांगते। लेकिन वो उसी से लिखा कर, पता नहीं क्या लिखा है, कहाँ साइन कराया, और उसको भेज दिया, और उस पर आरोप लगा दिया कि इसने मेजर साहब को मारा। बाद में उस कहानी के बाद नया केस बनाकर एक जवान घर जा सकता है। हमने हमारे एक नायक थे, सिर्फ एक जेसीओ साहब का ऐसे हाथ पकड़ लिया था, और एक कैप्टन साहब को सिर्फ ये बोल दिया था। उस आधार पर 14 साल 6 महीने सर्विस में उस नायक को घर भेजा था, जबकि 15वीं में उसकी पेंशन पकने वाली थी। जब वहाँ ये चीज़ें लागू होती हैं तो यहाँ क्यों नहीं है? क्यों यहाँ इनको इन्हीं के अधिकारी बचाते हैं, और जब ऐसे लोगों को बचाया जाता है तो वही बात है, जब मैं जैसे पुलिस महकमे के लिए बोलता हूँ ना, कि पुलिस महकमा अपने उन चोरों को, उन ऐसे गिरे हुए लोगों को, हटिया लोगों को बचाते हैं जो घूसखोरी में पकड़े जाते हैं या किसी के साथ मारपीट करते हैं। जैसे कल परसों मैंने डाला एक फौजी जो बेचारा होटल खोल रखा है, उसमें खाना खाने आते थे फ्री में, और जाते समय ला भाई हफ्ता भी दे, और एक बार नहीं दिया तो वही बात है कि साला रोटी खिलाने पर कुत्ता भी वफादारी करता है। लेकिन ये उससे भी गए गुजरे, और फौजी को हेलमेट मार दिया और वो चले गए, और वो बंदा फौजी आईसीयू में भर्ती है। हालांकि उस केस में मैंने आपको बताया था, वीडियो भी डाला था, इंक्वायरी भी चल रही है और जांच भी हो रही है। लेकिन अब जांच का क्या फ़ायदा? जांच में वो धीरे धीरे बाद में उसको बचा देते हैं, या लाइन हाजिर सस्पेंड का ड्रामा करके फिर उसको लेके आ जाते हैं। और इसीलिए आने की वजह से पुलिस महकमा धीरे धीरे, उसका नाम पब्लिक में आपने सुना, बहुत से डायलॉग है, तो वही हमारे अधिकारी अपने ऐसे अधिकारियों को बचा लेते हैं, फिर वो आगे जाके फिर गलती करेगा। क्योंकि मैंने तो एक जेसीओ को मार के मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर मैं जवान को भी मार सकता हूँ, हवलदार को भी मारूंगा। वो तो डायलॉग मारेगा कि तू क्या चीज़ है, मैंने तो भैया वो साहब को मार दिया था, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस बात पर विचार विमर्श करें। हमारे जितने भी जवान हैं, जेसीओ हैं, अपने अपने विचार लिखें शांति से और शालीनता से। और दूसरी तरफ हमारे अधिकारी भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्या इनके साथ कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। इसीलिए हम इन चीज़ों को पब्लिक के सामने रखते हैं कि ये घटनाएं दोबारा ना हो। इसलिए मैंने अभी तक उनका नाम या वो साहब की तस्वीर और उनका वीडियो नहीं डाला है। नहीं तो पब्लिक में फिर आप बोलते हो ना कि हम भी नहीं चाहते कि किसी यूनिट का नाम बदनाम हो। जैसे शुरू में मैंने 1-2 यूनिटों का जो ज़्यादा दिक्कत आती थी तो नाम लेता था, तो फिर वहाँ उस यूनिट के पुराने जवान, जेसीओ, कर्नल, कोई रिटायर ब्रिगेडियर का फ़ोन आता था, यार मेरी रेजिमेंट तो खून पसीने से, मेरी रेजिमेंट ने तो सेना मेडल लिया है, वीर चक्र हैं, मेरी रेजिमेंट का नाम है, झंडा है हमारे पास। हमारी रेजिमेंट को एक बंदे की वजह से, यानी कोई चाहे एक अधिकारी हो चाहे एक जवान हो, एक की वजह से पूरी रेजिमेंट का नाम खराब ना हो। क्योंकि उस रेजिमेंट को, उस सेना को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितने ही शहीदों का बलिदान, कितने ही लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, उसमें हमारा खून पसीना भी शामिल है। हम भी इसी का नमक आज खा रहे हैं 3 पीढ़ियाँ, और अभी भी हमारे परिवार से सेवा दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। क्योंकि जवान में हमारे ही बच्चे जाने हैं, जवान किसानों के ही, और अधिकारी में ही जाएंगे। और वहाँ जो अच्छा अधिकारी है वो अच्छा काम करेगा, लेकिन कुछ एक घटिया लोग या तो
रिश्वत के बलबूते पर जाते हैं या पता नहीं कौन सी दादागिरी वहाँ जाकर दिखाते हैं कि जवानों पर दादागिरी। बाहर पुलिस के साथ कोई जवान पिट के आ जाता है, फ़ोन कर देता है कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, तब तो बोलेंगे चुपचाप वापिस आ जा। वहाँ दिखाओ दादागिरी, आपकी बहुत बड़ी पावर है। जैसे पहले के अधिकारी दिखाते थे, क्या भाई मेरे जवान के साथ ये किया, ठीक है अभी करते हैं इलाज, और वो करते थे इलाज। जहाँ करना चाहिए वहाँ चुप हो, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ हाथ उठा रहे हो। बाकी आप अपने विचार रखें, और आज क्या होता है उनका और कल उनकी मैडम का और उनका साहब का क्या एक्शन होता है, वो संतुष्ट हैं या नहीं है, जैसा कोई अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा। बाकी अपने विचार व्यक्त करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।